गुड मॉर्निंग। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस का फादर्स न्यूटन्स को बोलते हैं। न्यूटन्स कैलकुलस का बुक लिखा था और कैलकुलस के बारे में बहुत सारा थ्योरी और कंसेप्ट है। और कैलकुलस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जहाँ से आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स अपना काम करना बंद कर देता है, वहाँ से अपना काम शुरू करता है। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है, जहाँ से नॉर्मल मैथमेटिक्स अपना काम ख़त्म कर देता है, वहीं से ये कैलकुलस अपना काम शुरू करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है ना। इस पर पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में हम कैलकुलस के इतिहास के बारे में बताएं। अभी इतिहास ने हम इसके कुछ फार्मूले और उनके कंसेप्ट को देखेंगे। तो कैलकुलस का दो पार्ट होता है। कैलकुलस का ये दो पार्ट होता है। एक को कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और एक को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो आज हम इस पार्ट में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। नाम से डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को पार्ट बाय पार्ट में तोड़ के समझना, तो लेट हमारा कोई इक्वेशन है y = 3x² + 2x प्लस मान लेते हैं 5। ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम दोनों काम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक दूसरे का क्या है? दोनों उल्टा है। एक जो काम करेगा वो दूसरे का उल्टा करेगा। इसका मतलब एक क्या करेगा, एक को डिफरेंशिएशन अगर बी में कन्वर्ट कर देता है, बी में, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा? बी को ए में कन्वर्ट कर देगा। तो डिफरेंशिएशन जो काम करेगा, डिफरेंशिएशन जो काम करेगा, इंटीग्रेशन उसका उल्टा करेगा। तो दोनों एक दूसरे का क्या है? ठीक उल्टा है। तो इसलिए अगर एक समझ में आ जाता है तो दूसरा समझना बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। एक 5 पार्ट में तोड़ दिया डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या करेगा? 5 पार्ट को जोड़ के फिर एक बड़ा कर देगा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। ठीक। अब डिफरेंशिएशन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया कि आप क्या करते हैं? गेहूं ले जाते हैं, गेहूं है, और गेहूं को ले जाते हैं आटा पीसने वाले मशीन पे, तो वो क्या कर देता है? हाँ, गेहूं से आटा बन गया। तो वो क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। गेहूं के को छोटे पार्टों में तोड़ देता है। आप घर पे आते हैं और उस आटा में क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, उस आटा को गूंथते हैं और रोटी बना देते हैं। तो वो क्या हुआ? इंटीग्रेशन। अब हजारों आटा के कण को मिला के एक बड़ा बना दिए, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन। तो जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो निर्माण क्या है? इंटीग्रेशन है। छोटे पार्ट से, जैसे ईंटा, पत्थर, सीमेंट से आप बिल्डिंग बनाए, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये बिल्डिंग बनाए तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन हो गया। और बिल्डिंग पे बाबा का बुलडोजर चल गया, तो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हो गया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है?
कि ये एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अब हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। गन्ने 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 का जूस बनते हुए देखे हैं, उस मशीन को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग मशीन कहते हैं, या अलग अलग नाम हो सकता है। तो क्रॉसिंग मशीन में देखें, गन्ने को हम देते हैं और गन्ने का क्या करता है, वो जूस बना देता है। ठीक है, तो इनपुट क्या था हमारा? इनपुट क्या था? गन्ना था। आउटपुट क्या बन गया? जूस बन गया, जूस मिला। इनपुट में हम इन किए गन्ना, मिला हमको जूस। तो इसी तरह डिफरेंशिएशन में भी क्या होगा? एक इनपुट होगा, इनपुट से एक रिजल्ट बनेगा जूस को। हाँ, लेकिन भले ही ऐसा कोई मशीन नहीं आया है कि जूस को फिर गन्ना में बना दे, ऐसा मशीन नहीं बना, लेकिन ऐसा मशीन होता तो फिर हम कहते हैं उसका इंटीग्रेशन हो गया। तो उसी गन्ने के मशीन से हम पूरे डिफरेंशिएशन को समझेंगे। गन्ने का जो मशीन है, गन्ने से जूस बनाने का जो मशीन है, उसी मशीन से हम पूरा डिफरेंशिएशन को समझते हैं। अब बोलिए, गन्ने की जगह कोई पागल आया और लोहे का रड डाल दिया तो जूस निकलेगा? नहीं निकलेगा। चलिए, गन्ने से जूस बनाने का मशीन है, गन्ने के जगह उसमें एक रड डाल दिए लोहे का तो जूस निकलेगा। आउटपुट क्या हुआ? 0। हमको आउटपुट में क्या चाहिए था? जूस चाहिए था, लेकिन आप डाल रहे हैं उसमें लोहा, तो जूस निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपका आउटपुट क्या हुआ? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहा क्या था? कांस्टेंट था। लोहा क्या था? कांस्टेंट। तो किसी भी इक्वेशन में दो चीज होता है। पहले इक्वेशन को समझ लेते हैं। इक्वेशन किसको कहते हैं? तो जैसे ही जहां टर्म ए आ जाए इक्वेशन, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक इक्वल का साइन तो होगा, 100% होगा, 100% होगा। इक्वेशन का मतलब क्या होगा? एक इक्वल का साइन होगा। क्या ये इक्वेशन है, कहलाएगा? यस। क्यों कहलाएगा? कि इसमें इक्वल का साइन है, इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन में और क्या क्या होगा? इक्वेशन में प्लस हो सकता है, माइनस होगा और इक्वल साइन हो सकता है। ठीक, इस तीनों जिसको अलग करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। और यही हमको फिजिक्स में भी काम आएगा। जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ टर्म का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें कितने टर्म है? एक टर्म। इसको कौन अलग किया है? बेचारे को इक्वल अलग कर दिया है। इसको कौन अलग कर दिया है? एक तरफ इक्वल, एक तरफ प्लस कर दिया है। इसको कौन कर दिया है? प्लस और प्लस के बीच में है, तो ये इतना और इतना। तो इसमें टर्म कितने टर्म है? टोटल 4 टर्म है। इसको T1, T2, T3 और T4 कहते हैं। कितने टर्म है? 4 टर्म। तो इक्वेशन में क्या होगा? इक्वेशन में जनरली मिनिमम 2 टर्म होगा। एक टर्म से इक्वेशन कैसे बनेगा? y इक्वल टू, ये इक्वेशन नहीं है। कम से कम 2 टर्म होना चाहिए तभी इक्वेशन बनेगा। एक टर्म से इक्वेशन तो बनेगा नहीं। तो 2 टर्म होना चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा टर्म होना चाहिए। अब टर्म पे बात आया तो टर्म कैसे बना है? किसी एक टर्म को आप उठा लो। चलो इसको टर्म T2 लिए, तो T2 में क्या है? 3 है और x² है। यहाँ भी देखिए गौर से, तो एक 3 आया और एक x² है। 3 क्या है? कांस्टेंट है, और ये क्या है? वेरिएबल है। तो 2 चीज आया, यानी कि टर्म किससे बनता है? कांस्टेंट से बना और वेरिएबल से बना। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसका वैल्यू किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह, कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसको यहाँ से इंडिया से जापान ले जाओ, वैल्यू सेम। जापान से अमेरिका ले जाओ, वैल्यू सेम। टेम्परेचर में डाल दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, सेम। टेम्परेचर कम कर दो, सेम। हीट बढ़ा दो, सेम। कुछ भी करो, टाइम बढ़ा दो। आज से 10 साल पहले देखो, आज से 10 साल बाद देखो, अगर कोई चेंजेस नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या? कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसका वैल्यू
चेंज नहीं करे समय के साथ या किसी भी कंडीशन के साथ, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो या और भी कोई कंडीशन हो, फिजिकल कंडीशन, यानी कि किसी भी फिजिकल कंडीशन पे वो निर्भर नहीं करे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। वेरिएबल उनको बोलेंगे जो फिजिकल कंडीशन के अनुसार उसका वैल्यू बदल जाए, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो दो टर्म में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा। पहचानने का तरीका क्या है कि जिसके बारे में जनरली एक्स वाई जेड ये सब जितना भी आएगा इक्वेशन में, एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल रहेगा, ठीक है। नंबर जितने भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जितने भी रियल नंबर हो, रूट में हो, और जितने भी अलग फिजिकल क्वांटिटी है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सब जितने भी आपको कांस्टेंट मिलेंगे वो सारे कांस्टेंट मिलेंगे जिसका वैल्यू नहीं आपको पता होना चाहिए, जिसका वैल्यू ऑलरेडी पता है, जो नंबर है वो सब। जैसे पाई का वैल्यू, पाई क्या है, कांस्टेंट है, कहीं भी जाओ तो पाई का वैल्यू फिक्स होगा ना। जी का वैल्यू ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी का वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, ई का वैल्यू कांस्टेंट होगा, लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, साइन 30 का वैल्यू आज निकालो 10 दिन के बाद निकालो, इंटर वाला विद्यार्थी निकाले, मेडिकल वाला विद्यार्थी लगे, 10-30 क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। तो हमें ये समझना है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, कभी भी भले ही हमें पता नहीं है, हो सकता है कि हमें ये नहीं पता है कि साइन 1120 का वैल्यू कितना है, हो सकता है हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो भी होगा कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू आएगा। तो फिक्स वैल्यू जिसका भी आएगा वो कांस्टेंट होगा। अगर बोल दे अर्थ का मास क्या है, फिक्स है, मेरा मास बदल जाएगा, 1 लीटर पानी पी लेंगे मेरा मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा नहीं। अभी मान लेते हैं हम 50 kg का है और 2 लीटर पानी पी लिए, तो मेरा वेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो मेरा बदल सकता है। पृथ्वी का मास जनरली क्या होगा, जनरली कांस्टेंट होगा। जनरली पानी भी पी रहे हैं तो कहाँ से, पृथ्वी से ही पी रहे हैं ना, तो पृथ्वी का वेट कहाँ से बढ़ने वाला है, हाँ पानी कहाँ से पी रहे हैं, पृथ्वी से ही पी रहे हैं ना, चांद से लाके तो नहीं किया। हाँ, पृथ्वी का मास कब बदल जाएगा, जब चांद से 10 किलो सामान लेंगे और पृथ्वी पर रख देंगे तो पृथ्वी का मास चेंज हो जाएगा। पृथ्वी पर से लेके पृथ्वी पर ही रखें तो पृथ्वी का मास नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो जनरली इस तरह का कंडीशन हमें को समझना पड़ेगा कि कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये चीज़ हमको पता चलना चाहिए कि कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लगने वाला है। तो कांस्टेंट कैसा काम करेगा, कांस्टेंट उसी तरह लोहे की तरह काम करेगा। जैसे क्रॉसिंग मशीन में हम क्या करेंगे, गन्ने जूस निकालने की जगह हम लोहे का रड डाल दें, लोहे का ईख बना के हम डाल दें तो जूस निकलेगा, नहीं निकलेगा। जूस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लोहे को अलग रखना पड़ेगा, ठीक। तो अब मान लीजिए किसी ने एक साथ क्या किया, एक ईख डाल दिया और एक रड दोनों डाल दिया, तो मशीन चलेगा, नहीं चलेगा, भले ही उसके साथ ईख क्यों नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, आप क्या करते हैं जनरली लोहे को अलग कर देंगे ना, तो उसी तरह कांस्टेंट को बाहर करना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वेरिएबल रहेगा तो, और कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तब डिफरेंशिएशन के लिए भी क्या होता है, एक मशीन होता है। जैसे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं कि y बराबर मेरा कोई इक्वेशन है 3x² + 2x + 5, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या सिंबल होगा, इसका क्या सिंबल है, dy/dx। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, dy/dx। लेकिन ध्यान रखना है कि ये dy जो है, ये इसका मतलब dy का मतलब ये नहीं है कि d गुने y, नहीं, दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है। और
डी एक्स का मतलब ये नहीं है कि डी गुने एक्स, ऐसा नहीं करना है। हाँ, इसको हम जरूरत पड़ेगा तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेकिन गुना नहीं था, ये गुना नहीं था। y के जगह जो भी वैल्यू आएगा वो हम पुट कर देंगे इसमें, y के जगह ऐसे लिखेंगे, y के जगह इक्वेशन हम पुट कर देंगे, तो dy बाय dx। या और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दोनों चीज का होना जरूरी है, एक y और x दोनों को हमें समझना पड़ेगा। इसको बोलेंगे dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लेते हैं कि ये हमको लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t मीन्स टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। कभी अगर मान लेते हैं कि डी वी बाई डी टी है, डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी डी एस बाई डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी कि टाइम। तो इस तरह से आते रहेगा। इसका मीनिंग क्या क्या होता है देखते हैं। अब कुछ फार्मूला जो हम जिसको हम फिजिक्स में यूज करते हैं, याद होगा कि पहला फार्मूला हम यूज करते हैं डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ, एक्चुअली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी, टी मतलब टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो और इसको ये बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं, ये वेलोसिटी हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज। जब विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टाइम है, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया हुआ है इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी तरह डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा पता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को जब टी टाइम से हम डेरिवेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी को टाइम से हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। क्लियर। और न्यूटन जी को जो मिला था वो क्या मिला था पता है, यहीं से उनको मिल गया था dp बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मिला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये क्या होता है पता है, ये फोर्स होता है। तो लास्ट में जो ये फोर्स का फॉर्मूला उन्होंने दिया था एक्चुअली dp बाय dt था, और वही मिलके क्या हो गया था, F बराबर ma हो गया था। लेकिन ये कब हुआ था,
जब m बराबर कांस्टेंट था तब, मास बराबर कांस्टेंट था। तो इस केस में इनको ये फार्मूला मिला था, यहीं से कैलकुलस से इनको ये फार्मूला मिला था। ये सब सारे फिजिक्स में आएगा। तो बहुत सारे फार्मूला का डेरिवेशन जो होता है कैलकुलस के सहायता से होता है। तो कैलकुलस कहाँ काम करता है? कैलकुलस तब काम करता है जब कोई बॉडी हमारा क्या हो कंटिन्यूस हो, डिस्क्रीट नहीं हो। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। और कंटिन्यूस बढ़ रहा है, कंटिन्यूस घट रहा है, मतलब ऐसे। अगर आपको एरिया इसका निकालना हो आसानी से निकाल लीजिएगा, नहीं। लेकिन एरिया जब इसका निकालना हो, इसका, तो आपका इसका एरिया अगर निकालना हो तो इसके लिए कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। एरिया इसका निकालना हो तो आप निकाल लीजिएगा। कैसे? ऐसे करके नहीं। लेकिन एरिया जब इसका निकालना हो, इसका, या एरिया इसका निकालना हो फिर इसका, तो फिर कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब तो हम कैलकुलस में देखेंगे कैसे कैलकुलस का यूज है, कहाँ कैलकुलस का यूज है और कैसे कैलकुलस को हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में कैलकुलस क्या बताता है? मैथमेटिक्स में भी कैलकुलस क्या बताता है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा। मान लेते हैं कि हम यहाँ हैं, यहाँ, और ओरिजिन से इसको मिला दिए। पहले हम यहाँ थे, बाद में यहाँ चल गए, तो इसको क्या बोलेंगे? dx, और इसको क्या बोलेंगे? dy, और ये थीटा है। तो देखिए dy बाय dx क्या हो गया? tan थीटा हो गया। यस। तो डिफ्रेंशिएशन क्या बताता है, और इसी को क्या बोलते हैं पता है? थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। तो डिफ्रेंशिएशन मैथमेटिक्स में क्या बताता है? इम्पोर्टेंट, ये tan थीटा को का वैल्यू बताता है, यानी कि स्लोप का वैल्यू बताता है। तो डिफ्रेंशिएशन से क्या पता चल जाएगा मैथमेटिक्स में? स्लोप, यानी कि tan थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स dy बाय dx। पता है ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं। तो स्लोप पता चलेगा किसमें? मैथमेटिक्स में। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप निकालना है। पहला फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला देखते हैं कि अगर y बराबर मेरा कांस्टेंट है, तो y बराबर क्या है? कांस्टेंट है, और हमको डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाय dx। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये बराबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? y की जगह क्या लिखेंगे? कांस्टेंट, या फिर c मान लेते हैं, कॉन्स्ट c बाय dx। तो बोलता है कि अगर कांस्टेंट हो आपका तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। आगे इसको प्रूफ करेंगे, आगे इसको प्रूफ कर लेंगे कि कैसे 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दे दें कि d बाय dx और यहाँ दे दे 5, तो कितना आंसर होगा? 0। यहाँ दे दें d बाय dx, यहाँ दे दें 1.6 × 10⁻⁻19,
कितना होगा? कांस्टेंट नहीं है, क्या है ये? एक तो कांस्टेंट है ना, एक नंबर है ना, नंबर कांस्टेंट ना, कितना? 0। डी बाय डी एक्स, यहाँ दे दे पहाड़, कोई पहाड़ होगा तो कांस्टेंट ही होगा ना, क्या होगा आंसर? कांस्टेंट। अब दे दे डी पे पावर डी एक्स और यहाँ दे दे एक्स पे पावर 0, कितना आएगा? ये किसी के पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1 होगा। किसी के पावर 0 तो कितना? 1, और 1 क्या हो गया? कांस्टेंट। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ गया। तो थोड़ा घुमाएगा भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको घुमाएगा नहीं। तो क्लियर है कि डिफ्रेंशिएशन में अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ये आपको याद रखना है पहला। तो अब ये सवाल है कि कांस्टेंट भी कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर मान लेते हैं हमें मिल गया साइन थीटा, ये क्या है बताइए? कांस्टेंट है वेरिएबल है? हाँ थीटा नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमको थीटा ही पता नहीं क्या है, थीटा नहीं पता है ना, हमको थीटा ही नहीं पता है कि थीटा है क्या, क्योंकि थीटा वेरिएबल है, थीटा ही नहीं पता है कि थीटा कितना है। थीटा का वैल्यू चेंज होगा, साइन थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोल दें कि साइन 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर? लेकिन कभी कभी ये मान के चलिए, इंपोर्टेंट ये नोट कर लेना है कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम और किसी भी वेरिएबल का मिनिमम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अगर पूछ दूं एक गिलास में कितना पानी आएगा, गिलास में पानी है, एक गिलास है उसमें पानी है, तो क्या होगा? वेरिएबल। गिलास में कितना पानी है मुझे क्या पता, वेरिएबल है। लेकिन बोलेंगे गिलास में मैक्सिमम पानी तो वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे मैक्सिमम तो इसका मतलब जितना पानी आ रहा था उतना डालने का प्रयास किया, उससे ज़्यादा अब आया नहीं, मतलब गिलास को पूरा फुल कर दिए, और जैसे ही वो फुल हो गया तो वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद आप डाल नहीं सकते। अगर 500 ml का गिलास है तो उसमें 500 ml के बाद आप ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे, ठीक। तो किसी भी चीज़ का मैक्सिमम क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और बोल लेंगे कि गिलास में मिनिमम पानी लो तो क्या लाएंगे? मिनिमम 0, बिल्कुल खाली करके लाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे कि गिलास में पानी लो तो वो क्या हो जाएगा? गिलास में पानी वेरिएबल होगा, गिलास में पानी वेरिएबल, गिलास में मैक्सिमम पानी कांस्टेंट, गिलास में मिनिमम पानी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब आपको समझना है कि कहीं लिखा हुआ है कि साइन थीटा और यहाँ लिख दिया मैक्सिमम, इसका मतलब कांस्टेंट। कहीं लिखा हुआ है टेन थीटा और यहाँ लगा दिया मिनिमम, तो इसका मतलब कांस्टेंट, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू 1000 होगा, या माइनस इन्फिनिटी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब हम 360 में मूव कर जाएंगे तब माइनस इन्फिनाइट, मिनिमम कहाँ चल जाएगा? माइनस इन्फिनाइट पे चल जाएगा। तो वो भी देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आता है, किसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है और मिनिमम वैल्यू कितना आता है, ये भी हमें देखना है। तो कांस्टेंट समझ गए कि अभी कभी मैक्सिमम लिखा हो और मिनिमम लिखा हो तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि ये मेरा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। यस। हाँ, अब ये
मैक्सिमम को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और मिनिमम को क्या बोलते हैं? मिनिमा। दोनों में मान लगा दीजिए, मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये क्या होता है? ये क्या होगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये आपको बताएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम dy बाई डी एक्स लें और y के जगह हम पुट कर दें साइन थीटा मैक्स, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि d हम क्या लिखें? साइन थीटा मैक्स और बाय डी एक्स, आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ हम बेटर है कि थीटा के रिस्पेक्ट में निकालें, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालें तो बेटर है, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालें, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? आपका आंसर 1 मिनट में आएगा। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला मान लेते हैं कि y पे पावर y बराबर x पे पावर कुछ भी है 5 है। ठीक, तो ये बोलता है तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे? अगला y के जगह क्या करेंगे? पावर दे देंगे और बाय डी एक्स। लेकिन शर्तें लागू है, याद रखिएगा। जो बेस ये है यही बेस यहाँ होना चाहिए। अगर x के पावर 5 है तो तब x होना चाहिए। अगर t पे पावर 5 रहता तो यहाँ भी t ही होना चाहिए। तब ये कहता है कि साहब ऐसा करो, मुझे बाहर निकाल दो, मैं बाहर आना चाहता हूँ। पावर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और पावर में से क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। समझे? तो क्या हो गया? 5x के पावर 4 हो गया इसका आंसर। क्या समझे? पावर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद में। अगर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा? यस। तो ये समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं d बाई डी एक्स पावर यहाँ 3 है और dx है, तो आप समझ गए कि डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना आप? कोई दिक्कत? गुड बच्चे, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो dx पे पावर अगर -3 है और dx है तो कितना होगा बताओ? तो -3 तो हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यस, सही जवाब, -3 x/4, क्योंकि हम 1 घटाए हैं तो ये याद रहेगा। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर 3 तरह का होगा आपका। एक तो हो सकता है x के पावर आपका 5 हो, x के पावर 0 और x के पावर -5 हो। नहीं, हमको डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स। बताइए कितना होगा? ये 5 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा, इसका कितना होगा? हैं 0 बाहर आ जाएगा और x गुने -1 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। और ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, x -6 हो जाएगा। गुड, तो ये हो जाएगा। तो कांस्टेंट का क्यों हुआ था ऐसा पता है? क्योंकि 5 हम बोले थे अभी dx 5 का 0 हो गया। नहीं समझ में आया होगा? अब मैं प्रूफ कर देता हूँ। क्या 5 को 5x इतना लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 5x पे पावर 0? नहीं हुआ। इसका मतलब 5 गुने 1 और x के पावर 0 मतलब कितना? 1, तो 5x 0 लिख सकते हैं। अब 5x 0 में क्या करेंगे?
5 बाहर हो जाएगा और x0 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ओवरऑल मेरा 0 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है, ये बोलता है कि अगर y बराबर c और v हो, c मतलब एक कोई कांस्टेंट हो और गुने में क्या हो, वेरिएबल हो, तो बोलता है कि सर अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले क्या करेंगे, डी वाई की जगह क्या लिखेंगे, सी और भी लिखेंगे और बटा डी एक्स लिखेंगे। तो ये बोलता है कि सर हम कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन आपको केवल वेरिएबल का करना है, ठीक है। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल y बराबर मान लेते हैं कि 5x³ है, ठीक। इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx। अब y की जगह क्या लिखेंगे, 5x³ बट्टा dx। ये नियम क्या बोलता है कि सर हम कांस्टेंट आ जाएंगे बाहर, हम बाहर हो जाएंगे, मेरा डिफ्रेंशिएशन हो नहीं सकता है। अकेले रहता तो क्या हो जाता, 0, अकेले कांस्टेंट रहता तो 0, वेरिएबल के साथ है तो 0 नहीं होगा। तो ये dy dx 3 और ये अब क्या होगा बोलिए, अब वही नियम होगा, 5 और ये 3 बाहर और x के पावर 3 में से घटेगा 2, तो कितना आ गया, 15x²। समझे क्या हो गया, इसका मतलब 5 या 15 में से 2। समझ गए क्या हो रहा है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 नहीं होगा, बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अभी 1-2 प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। अब मान लीजिए कि y बराबर मेरा है -5 x के पावर -2, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy बाय dx क्या करेंगे, dy की जगह -5 x पे पावर -2 और dx। अब क्या हो जाएगा, -5 बाहर, अब बचेगा क्या, d और बच जाएगा x पे पावर -2 और बटा dx। अब क्या हो जाएगा, -5 गुने -2 और dx x बच जाएगा, x में से -2 में से 2 -3, तो ये क्या हो जाएगा 10x/3। तो आसान है। अब देखते हैं अगला नियम। ये बोलता है, अगला नियम बोलता है कि अगर 2 वेरिएबल एक साथ आ गया तो क्या करेंगे, 2 वेरिएबल एक साथ आ गया तो क्या करेंगे। मान लेते हैं कि y बराबर मेरा u गुने v है, या इसको हम u v भी लिख सकते हैं। तो ये बोलता है, देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx, क्या लिखें, u की जगह u और v और dx। ये नियम कहता है कि सर पहले एक एक करके डिफ्रेंशिएशन कर लो। इसका मतलब ये हुआ, बोलता है कि पहले मेरा डिफ्रेंशिएशन कर लो और तब तक मैं बाहर रहूँगा। मतलब u का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और क्या रहेगा, भी बाहर रह जाएगा। और फिर बोले कि फिर प्लस कर लेना, इस बार u बोल रहा है कि मैं बाहर हो जाता हूँ, अब अपना डिफ्रेंशिएशन कर लेना। समझे क्या हुआ, एक बार भी बाहर आ गया, u का डिफ्रेंशिएशन कर लिए और प्लस इस बार भी आ गया, u का डिफ्रेंशिएशन कर लिए, तो ये हो जाएगा डी u v बट्टा dx का ये फॉर्मूला हो गया। मतलब 2 वेरिएबल अगर एक साथ रहेगा, 2 वेरिएबल एक साथ रहेगा तो एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। क्लियर। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं
कि हमारा y बराबर है x साइन थीटा, x साइन थीटा। तो x भी वेरिएबल और साइन थीटा भी वेरिएबल, और इसका हमको निकालना है dy बाय dx निकालना। ठीक, तो ये कहता है कि अगर dy बाय dx, इसके जगह क्या हो जाएगा x, और मान लेते हैं साइन x है, साइन x मान लो, चलो थीटा नहीं x ही मान लो, साइन x। तो ये बोल रहा है कि सर पहले मैं बाहर आ जाता हूँ, dy किसका कर लो, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर लो dx, और फिर इस बार बोलता है साइन x बोलता है कि इस बार मैं बाहर आ जाता हूँ, बच गया क्या x ना, बोलता है कि मेरा कर लो डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? तो इस बार इस तरह से होगा जब दो वेरिएबल एक साथ हो तो। अब मान लीजिए कि y बराबर है मेरा u बट्टा v, ठीक है, u बट्टा v है, और हमें निकालना है dy बाई dx। तो ये क्या कर रहा है, u बट्टा v और बट्टा dx, ये बोल रहा है, पहले देखिए, पहले बोल रहा है कि du बट्टा dx हम होंगे, उसमें भी बाहर हो जाएगा, u का करेंगे भी बाहर, इस बार बट्टा में है ना तो ये माइनस हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा d v का करेंगे और u बाहर बट्टा dx, लेकिन ओवरऑल पूरे का बट्टा हो जाएगा v स्क्वायर, है ना। तो इस बार थोड़ा ये फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर मेरा y बराबर मान लेते हैं साइन x बट्टा x स्क्वायर है, साइन x बट्टा x स्क्वायर, ठीक है, और हमें निकालना है dy बाय dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम तो यहाँ क्या करेंगे, d साइन x बट्टा x स्क्वायर। तो पहला नियम क्या बोलता है कि d हम साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो लेंगे बट्टा dx, उस समय x स्क्वायर बाहर माइनस, इस बार किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, d x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, और उस समय साइन x बाहर और बट्टा x स्क्वायर है उसका स्क्वायर, ये इसके जगह जो आया उसका स्क्वायर। तो ये थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, लंबा है कोई बात। अब हम फाइनल राउंड में चल रहे हैं। अब हम फाइनल राउंड में चल रहे हैं। फाइनल राउंड में ये देखते हैं कि अगर y बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, और इसका हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है dy बाई dx, कैसे निकालना है, इस बार इक्वेशन आ गया। तो ये कहता है कि सर आप हमें लिखिए dy dx लिखिए और y के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए मुझे। तो y के जगह वैल्यू पुट कर दिए माइनस 3x प्लस 4। अब ये बताता है कि सर मैं प्रत्येक टर्म में जंप करूंगा, जैसे आपको याद होगा कि 5 गुने अगर 3 माइनस 2 था तो इसको कैसे लिखते थे, 5 गुने 3 और माइनस 5 गुने 2, हर एक टर्म में 5 से गुना होगा,
इसी तरह ये क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स किसके लिए होगा, पहला 5x² के लिए होगा, फिर माइनस डी वाई डी एक्स किसके लिए होगा, 3x के लिए होगा, और प्लस डी वाई डी एक्स किसके लिए होगा, 4 के लिए होगा। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा। अब पहला एक नंबर क्या हो गया कि डी वाई डी एक्स प्रत्येक टर्म में चला जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि कांस्टेंट बाहर डी वाई डी एक्स x², इसमें कांस्टेंट कितना है बाहर, डी वाई डी एक्स कितना x, और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। इसको सोल्व कीजिए कितने आएगा होगा, जब इसको आप सोल्व करेंगे कितना 10x होगा, 10 और पावर कम, और ये कितने हो जाएगा dx बाई डी एक्स 1, dx बाई डी एक्स डायरेक्ट 1 और ये 0, यानी कि आपका आंसर कितना आया 10x - 3। क्लियर। आपको बिना देखे हुए आंसर बताना है dy बाई डी एक्स। चलिए बताइए ये कितने हो जाएंगे बताइए, 9 होगा, x² होगा, 5 गुना 10 होगा, x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, dx 1 हो जाएगा, और ये बेचारा 0 होगा। यस, नहीं तो आंसर आ गया। बहुत आसान है। अब देखिए y बराबर चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यस -3 x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 हो जाएगा, यस 1/2 होगा, और ये प्लस 20x ये -5 और ये 0, सही है। बस समझ गए। तो ये डिफरेंशिएशन पहले समझने में लंबा लग रहा था, अगर समझ गए तो ठीक है ना, आसान है।